रविंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जी देखिए, नमस्कार और सभी साथियों को भी नमस्कार। ये जो घटनाक्रम है, आपने सही बताया कि अभूतपूर्व है और इससे पहले ये देखने को नहीं मिला। लेकिन एक बात तय हो गई है कि बीजेपी का जो सुप्रीम लीडरशिप है, वो तो बहुत कमजोर पड़ गई है और केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। और अब 2 स्टेट्स में इलेक्शन है, हरियाणा में चुनाव है और जम्मू कश्मीर में चुनाव है। तो इसी तरह की सुगबुगाहट हरियाणा में भी सुनने को मिल रही है। कई सारे इलाकों से ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग चुनाव में जरूर कूदने वाले हैं। तो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो कमजोर पड़ी है और केवल उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है कि खाली विपक्ष को ज्यादा सीट्स मिल गई है इसलिए वो इतना मजबूत हो गया है। साथ ही जो एनडीए के घटक दल हैं, वो भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार के दबाव में जैसे पहले होते थे, अब उतने ज्यादा दबाव में नहीं दिखते। लेटरल एंट्री का मामला हो या शेड्यूल कास्ट के जो वर्गीकरण का मामला हो या जितने भी और मामले जिनमें सरकार को बैकफुट पर कहीं न कहीं कदम रखना पड़ा, उसमें हमने देखा कि जो एनडीए के घटक दल हैं, वो भी सरकार के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। उन्होंने भी सरकार से कई बार प्रश्न पूछे। वही स्थिति हमने हाउस में भी देखी आशुतोष जी, कि जब हाउस में राहुल गांधी का भाषण हो या और किसी बड़े नेता का विपक्ष की तरफ से भाषण आया, तो केवल बीजेपी के नेताओं ने अपने बड़े नेताओं का बचाव किया। एनडीए के जो घटक दल पहले हम लोग देखते थे खड़े होते थे, इस बार वो नदारद दिखा। तो इसलिए लगातार बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज न केवल अपने एनडीए के लोगों से मिल रहा है, विपक्ष से तो मिल ही रहा है, बल्कि अपने जो भीतर से जिस तरह का समर्थन और सपोर्ट की उनको उम्मीद थी, वो उनको कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है। और वही हालत जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो बहुत विलक्षण है, बिल्कुल अलग है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास ढेरों चैलेंजेस है। अब बीजेपी की तो बिल्कुल इज्जत की बात है, आन की बात है, उनकी नाक की बात है जम्मू कश्मीर। पूरे पिछले 5 साल तक उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो अनुच्छेद 370 में संशोधन किया है, उसी के जी। नाम पर पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़े। आज जब जम्मू कश्मीर में उनको खुद चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो वो लोग इस पर भी क्लियरिटी अभी तक नहीं आई है कि विधानसभा चुनाव में वैली में वो लोग कितनी सीट्स लड़ेंगे, लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, या फिर लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बाहर रख लिया था, वैसी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि वैली में जब 2014 का चुनाव उन्होंने लड़ा था तो कोई खास प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा था। सबसे ज्यादा वोट श्रीनगर के इलाके में उनको मिले थे, हिना खान ने जो वोट हासिल किए थे। उसके अलावा जी। बीजेपी की स्थिति पूरे इलाकों में, चाहे वो दूसरे जितने भी इलाके थे, उनमें उनकी बहुत स्थिति खराब रही थी। और एक जो बड़ी जो इस बार के माहौल देखने में हमको आ रहा है, आशुतोष जी लास्ट बात बोलूंगा, इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है, इंजीनियर रशीद जेल में रहते उन्होंने उमर अब्दुल्ला को चुनाव में हराया है। और वो एक बड़ी अलग किस्म की शख्सियत, अलग किस्म की राजनीति लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस बार नुमाया हुए हैं। और उसके बाद जिस तरीके से 2-3 दिन का सफर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर में किया है और अलग अलग जो मुख्तलिफ इदारे के लोग हैं उनके साथ मुलाकात की और उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने एक अलायंस फोर्ज किया। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती अब उनके लिए अलायंस पार्टनर बनेंगी या उनसे वो दूरी बनाएंगे, ये तमाम जी। संशय ऐसे हैं जिनको बीजेपी को जवाब देना है। जी आपने 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 एक बेहतर तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन एक छोटा सा सवाल इस बात को लेकर है कि जो 44 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई 1 घंटे के अंदर विड्रॉ कर लिया गया, उसके बाद कहा गया इसमें तो कुछ टाइप क्या कहते टाइपों के एरर्स हैं या कुछ ऐसी ऐसी बहाने दिए गए जिसका कोई सिर पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। सवाल यह है कि क्या अब वो लिस्ट तो दोबारा आ गई? अगर वो लिस्ट दोबारा आई है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी कम से कम यह कहने की स्थिति में है कि देखिए दबाव के बावजूद हम झुके नहीं है। लेकिन वो सारे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो जो कह रहे थे कि हम अब चुनाव लड़ेंगे और इसका विरोध करेंगे, अब उनके रुख में क्या दिखाई पड़ रहा? देखिए, बीजेपी की तो पूरा का पूरा सिस्टम काम ही यही करता है कि वो लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम झुके नहीं। हम लोग चाहे गलतियां कितनी भी करें लेकिन हम लोग झुके नहीं, ये दिखाना बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है ये तस्वीर देखते देखते लोगों को अब 10 बरस बीत गए हैं और अब बहुत बहुत प्रभावी तस्वीर ये रह नहीं गई है। वही जम्मू कश्मीर की हालत है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक सीट का बदलाव करके वापस ले लिया और बाकी तमाम सीटें सेम रह गई, लेकिन उससे कंफ्यूजन जो लोगों के बीच पैदा हुआ। और देखिए, जो विरोध प्रदर्शन था जिसकी वजह से वो वापस लिया गया था, वो विरोध तो बरकरार है। वो उस विरोध को तो डाउन डाउन अभी तक नहीं कर पाई है बीजेपी।
वो लोग आज भी वहां पर विरोध कर रहे हैं। और जिन ओमी खजूरिया का नाम बार बार लिया जा रहा था, जिनकी वजह से वो लिस्ट में उसमें तरतीब करनी पड़ी थी, वो मसला तो आज भी जिंदा है। तो बीजेपी के लिए सर ये जो स्थिति है ये बहुत माकूल स्थिति नहीं है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, तो जम्मू का जो इलाका, जो बीजेपी जिस पर सबसे ज्यादा बैंक अपॉन कर रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़वाई, वो सब, उसमें अगर इस तरह का विरोध हो रहा है तो बीजेपी के लिए स्थिति खराब है। और पार्टी के स्तर पर देखिए राम माधव के साथ वहां पर क्या हो रहा है। राम माधव सबसे बड़े वहां पर सिपह सलार के तौर पर बीजेपी के गए थे, लेकिन अब उनके साथ स्थिति उनकी क्या है। और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, उनके एक्सेप्टेंस वहां दिल्ली से जाने के बाद वहां पर लोग नहीं कर रहे हैं। वहां पर वो लोगों की यही हमेशा डिमांड है कि लोकल जो कैंडिडेट हैं उनको तरजीह दी जाए, और बाहर से आए जितने भी उम्मीदवार हैं उन लोगों को तरजीह ना दी जाए। और ये समस्या केवल यहाँ नहीं है, अब लोग वोकल हो गए, अब हरियाणा में भी बोलने लग गए, अब जम्मू कश्मीर में भी बोलने लग गए। और यही स्थिति है महाराष्ट्र की भी, यही स्थिति है झारखंड की।